मना रहे हैं। राष्ट्र सेविका समिति की संस्थापिका आद्य संचालिका वंदनीय लक्ष्मीबाई मौसी केलकर जी का आज अवतरण दिवस है। इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में इस मंच पर उपस्थित आज के कार्यक्रम की मुख्य वक्ता आदरणीय अलकाताई इनामदार जी, उन्हीं के साथ साथ इस मंच पर उपस्थित माननीय मुकुल कानिटकर जी, उनके साथ साथ यहाँ पर उपस्थित प्रोफेसर चारू कालेरा जी, प्रोफेसर निशा राणा जी, उनके साथ साथ आदरणीय श्री वीरेंद्र सिंह नेगी जी, सभी सम्माननीय मंच और मेरे सामने बैठी हुई मेरी सभी प्रिय बहनों, आज का एक दिन जो है वो इतना महत्वपूर्ण दिन है कि केवल हम कुछ सुनने के लिए और उसके बाद चले जाने के लिए आज हम यहाँ पे नहीं आए हैं। संकल्प करने का दिन है और इसी संकल्प के साथ आज हम सभी लोग एक ऐसे परिवार में हम आए हैं जो सेवा को साधना मानता है, जो समर्पण को अपना स्वभाव मानता है, जो राष्ट्र को अपना परम कर्तव्य मानता है। मैं आज ये जरूर कहूंगी कि आज का दिन केवल एक स्मृति का दिन नहीं है, आज का दिन एक संकल्प का दिन है, आज का दिन एक प्रेरणा लेकर जाने का ऐसा एक दिन है। और उसी के साथ साथ आज का दिन यह स्मरण कराने का भी दिन है कि जब एक नारी, देश की एक महिला संकल्प लेती है, तब केवल परिवार नहीं बदलता है, पूरा समाज बदलता है, पूरा राष्ट्र भी बदल जाता है। अब देखिए ना, एक बार भारत का इतिहास जो है, उस इतिहास को उठाकर आप देखिए। जब जब कभी भी भारत कठिन दौर से गुजरता था, तब तब देश को संभालने के लिए मातृशक्ति आगे आई थी। हम कभी भी हमारे देश में केवल सहभागी के रूप में कभी नहीं शामिल हुए थे। हमारे देश की महिलाएं, देश की बेटियां ये केवल सहभागिता देने वाली नहीं थी, वो नेतृत्व करता थी। हमेशा उन्होंने इस देश का नेतृत्व किया है। और इसलिए जो मैं कह रही थी कि जब हम कठिन दौर से गुजर रहे थे, तब तब मातृशक्ति आगे आई। कभी माँ जीजाबाई बनकर वो आगे आई, कभी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनकर वो आगे आई, तो कभी पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर बनकर वो आगे आई। और आज के आधुनिक भारत में वंदनीय मौसी जी लक्ष्मीबाई केलकर बनकर वो आगे आई, जिन्होंने देश के मातृशक्ति को एक दिशा दी, जिन्होंने देश के मातृशक्ति को ये कहा कि हम केवल अपने परिवार संभालने वाली महिलाएं नहीं है, तो हम राष्ट्र को समर्पित काम करने वाले और राष्ट्र की महिलाओं का संरक्षण करके उनको दिशा देने वाली भी हम महिलाएं हैं। बहुत बड़ा काम उन्होंने हमेशा के लिए किया था। वंदनीय मौसी जी ने एक सवाल पूछा था, उन्होंने ये कहा था कि क्या नेशन बिल्डिंग केवल पुरुषों की जिम्मेदारी है? तो उत्तर आया था नहीं। उन्होंने ये कहा था, यदि राष्ट्र को एम्पावर बनाना है तो हमारी देश की मातृशक्ति को हमें संगठित करना होगा। और यही संगठित करने का निरंतर काम अब राष्ट्र सेविका समिति निरंतरता के साथ कर रही है। और मौसी जी ने जो विचार लिया, इसी विचार को लेकर आज हम देख रहे हैं कि राष्ट्र सेविका समिति का जन्म हुआ। देखते ही देखते एक बीज एक वटवृक्ष बन गया और 90 साल की यह यात्रा केवल किसी एक संगठन की यात्रा नहीं रही है, बल्कि यह भारत की जागरूक नारी शक्ति की यात्रा बन गई है, जिसमें देश की हमारी महिलाएं सहभागी है। इस संस्था का, राष्ट्र सेविका समिति का हर एक महिला सदस्य ने ये बताया है कि टेक्नोलॉजी बदलती है, लेकिन वैल्यूज कभी आउटडेटेड नहीं होती है। और इसीलिए हम ये भी देखते हैं कि राष्ट्र सेविका समिति ने हमेशा अपने वैल्यूज को बहुत महत्व दिया है, उसको संजो के रखा है अपने परिवारों में, अपने देश प्रेम में। लेकिन आज हमें ये याद रखने की जरूरत है कि दुनिया भारत की ताकत केवल हमारी इकोनॉमी से नहीं मापेगी,
दुनिया भारत की ताकत हमारे वैल्यूज से भी मापेगी और उसी के साथ साथ हमारी मातृशक्ति के साथ भी वो मापेगी। मैं ये भी कहूंगी कि भारत का इतिहास केवल तिथियों का इतिहास नहीं है। भारत का इतिहास ये त्याग का इतिहास है। भारत का इतिहास ये तपस्या का इतिहास है। और भारत का इतिहास ये महिलाओं के लीडरशिप का भी एक बहुत अच्छा इतिहास है। इसको हमने कभी भी भूलना नहीं चाहिए। जब जब भारत ने फिर से खुद को स्वयं को खड़े करना चाहा, तब तब किसी न किसी महिला ने इस भारत को दिशा दी है। जब छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वराज आकार ले रहा था, तब उसके पीछे केवल एक वीर पुत्र नहीं था, तो उसके पीछे माँ जिजाबाई के वैल्यूज थे। उन्होंने हमेशा ये देखा कि उनका बेटा युद्ध करने के लिए सीखे ही, पर उसके साथ साथ उनका बेटा पावर का एम जो समाज की रक्षा है वो भी अच्छे तरीके से लेके चले। आज जब हम विकसित भारत के निर्माण में भी इसी वैल्यूज को आज हम चाहते हैं। यदि माँ जिजाऊ ने छत्रपति शिवाजी को अच्छे तरीके से गढ़ा है, तो हमें आज भी उस समय के साथ साथ माँ जिजाऊ थी, पर आज भी हमें माँ जिजाऊ की उतनी ही जरूरत है जब उस समय पे थी। आज भी हमें उसी वैल्यूज को लेकर आगे बढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आगे चल के हम ये भी देखते हैं कि जब मालवा बहुत ही कठिन समय से गुजर रहा था, तो माँ अहिल्या देवी होलकर ने ये दिखाया कि गवर्नेंस केवल राज करना नहीं होता है, तो गवर्नेंस का अर्थ होता है पब्लिक सर्विस, जस्टिस और सेंसिटिविटी। इन्हीं के साथ वो आगे बढ़ी, मंदिर बनाए, घाट बनाए, धर्मशालाएं बनाई, लेकिन सबसे बड़ा निर्माण उन्होंने समाज के ट्रस्ट का किया और वो आगे बढ़ती चली गई। और उसी के साथ साथ जब हम आज मैं ये भी कहूँगी कि जब भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, एक्सप्रेस वे बना रहा है, रेलवे स्टेशन बना रहा है, डिजिटल इंडिया का निर्माण कर रहा है, तब हमें ये भी सुनिश्चित करने की जरूरत है कि विकास के साथ हमारे देश में वैल्यूज भी बहुत मजबूती के साथ चले। जहाँ पे केवल विकास होता है और वैल्यूज को हम अगर पीछे छोड़ देते हैं, तो वो देश अच्छे तरीके से आगे नहीं बढ़ पाता है। और इसीलिए हमें इन वैल्यूज को साथ रख चलने की बहुत जरूरी है। मैं ये भी आगे चल के कहूँगी कि जब रानी लक्ष्मीबाई की तलवार झांसी की रक्षा केवल नहीं कर रही थी, तो वो भारत के सेल्फ रिस्पेक्ट की भी रक्षा कर रही थी। और इसी तरीके से हमारी देश की महिलाएं इस देश को आगे लेकर चली। पर चुनौतियां बदलती हुई रहती है, चुनौतियां बहुत बदलती है। आज हमारे सामने चुनौतियां हैं साइबर क्राइम, डीप फेक, डिजिटल एक्सप्लॉयटेशन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ऐसी अनेक चुनौतियों का सामना हम कर रहे हैं। और मुझे ये भी कहना है कि इन्हीं चुनौतियों को भी निपटना ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। यहाँ पर भी हमें डटकर खड़ा होना पड़ेगा, तभी मुझे लगता है कि सही मायने में हम वंदनीय मौसी जी को आदरांजलि अर्पित करेंगे। जब हम 1936 की बात करते हैं, वंदनीय मौसी जी उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल हम सभी को पूछा था। यदि राष्ट्र का आधा समाज संगठित नहीं होगा, तो क्या राष्ट्र अपने पूरे पोटेंशियल के साथ आगे बढ़ सकता है क्या? उन्होंने महिलाओं को किसी के विरोध में नहीं खड़ा किया, उन्होंने महिलाओं को देश के लिए खड़ा किया। ये सबसे बड़ी बात है। कितनी बार हम जब बात करते हैं नेतृत्व की, बात करते हैं हम काम करने की, तो कहीं ना कहीं किसी के विरोध में हम खड़े रहते हैं, किसी के विरोध में हम बात करते हैं, चाहे वो विचारधारा हो, चाहे वो व्यक्ति हो। पर मौसी जी ने वो नहीं किया। उन्होंने देश की महिलाओं को ये सिखाया कि आप केवल अपना परिवार नहीं संभालने वाली है, परिवार तो आप संभालेगी, पर उसी के साथ साथ देश के लिए हम खड़े हो सकते हैं। जब इस देश को महिलाओं की शक्ति की जरूरत है, तो हम खड़े हो सकते हैं। और आज के समय पे हम उस चीजों को न नापे, हम तो उस समय की चीजों को देखें कि जब भारत बहुत कठिन स्थिति में गुजर रहा था, तभी वंदनीय मौसी जी खड़ी रही। और उन महिलाओं को जिनके लिए कोई सहारा नहीं था, वो एक रात में
अपना घर दार छोड़ के रास्ते पे आ गई थे, उन महिलाओं की रक्षा करते हुए जिस तरीके से उन्होंने भारत में उन सभी महिलाओं को वो लेकर आई, जिस तरीके से उन्होंने हिम्मत दे दी, उनका ढाढ़स बंधा है, ये हम कभी भूल नहीं सकते हैं। वो समय बहुत खराब था। उस समय पे पुरुष ही क्या, महिलाओं ने बाहर निकलना बहुत कठिन था। ऐसे समय पे एक महिला निकलती है और वो कहती है कि हम मिलके इस देश की रक्षा करेंगे, हम मिलके इस बुरी विपरीत स्थिति में हम बाहर निकालेंगे। ये कहना, ये विचार बताना आसान बात नहीं है। मैं ये इसीलिए कह रही हूँ कि चुनौतियां तो हमेशा के लिए होती है, चुनौतियां कब नहीं होती है। हम उन चुनौतियों को किस तरीके से संभालते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और हमने जब देखा कि वंदनीय मौसी जी इस तरीके से काम करती है, तो उनके साथ बहुत अच्छे तरीके से राष्ट्र सेविका समिति का विस्तार हुआ। आज खुशी होती है कि कहीं भी जाइए राष्ट्र सेविका समिति हमें वहां पे मिलती है। केवल मिलती नहीं है, तो समाज को बहुत अच्छे तरीके से आज के समय के साथ दिशा देने का काम राष्ट्र सेविका समिति कर रही है। ये बहुत खुशी की बात है। और मुझे ये भी लगता है कि कोई एक आए, कोई एक संस्था आए और वो काम करे और हम केवल उसको देखते रहे, ये भी नहीं चलेगा। कितनी बार, बहुत बार लोग मिलते हैं, महिलाएं बोलती है तो वो कहती है कि आपके वो संगठन ने ऐसा ऐसा किया, उनको बताइए ना ये करने के लिए। हम ऐसे कैसे कह सकते हैं? उस संगठन के साथ मैं भी खड़ी हूं, मुझे भी आप कुछ बताइए हमारे देश के लिए, हमारे देश के वैल्यूज के लिए, संस्कारों के लिए और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए जो जो हम कर सकते हैं वो हम करेंगे। आज ये कहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं केवल घर में काम करने वाली, परिवार को संभालने वाली महिलाओं की बात नहीं कर रही हूँ। आज हम देख रहे हैं कि देश में महिलाओं के लिए बहुत अच्छे अवसर मिल रहे हैं। आज आप सभी को ये सुनते हुए बहुत अच्छा लगेगा कि विश्व में अगर सबसे ज्यादा महिला पायलट्स कहाँ है, तो वो हमारे देश में है, भारत देश में है। कितनी बार हमें लगता है कि विकसित देश है तो हम अमेरिका हो या इंग्लैंड हो, हम उनकी तरफ देखते हैं, पर नहीं, विश्व में सबसे ज्यादा महिला पायलट्स की संख्या हमारे देश में है। आज भारत का कोई भी, हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी हो या अन्य काम हो, वहां पे काम करने वाली हमारी महिला साइंटिस्ट है, वो आज इस देश को अच्छे तरीके से आगे बढ़ा रही है। चाहे वो चांद्रयान मुहिम हो या कोई भी स्पेस शटल की मुहिम हो, हमारी महिला वैज्ञानिक बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। पर आपको ये सुनते हुए भी बहुत अच्छा लगेगा कि जब हम स्टेम की बात करते हैं, साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, मेडिकल, इन सब विषयों की हम जब बात करते हैं, तो आपको ये पता है कि विश्व में सबसे ज्यादा स्टेम में पढ़ने के लिए महिलाओं की संख्या कहाँ है? तो वो हमारे भारत देश में है। सबसे ज्यादा स्टेम में महिलाएं भारत में पढ़ रही है। और वो हमारे देश में और अन्य देशों में वो अंतर भी बहुत बड़ा है। आज हमारे देश में 43% से अधिक ज्यादा महिलाएं स्टेम में पढ़ रही है। बीच में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की विश्व की एक बहुत बड़ी परिषद यहाँ पे दिल्ली में हुई। उसमें एक वर्टिकल हमारा भी था, एक सेशन हमारा भी था, नेशनल वुमेन कमीशन का। और जब मैंने ये बात कही तो वहाँ पे अन्य भी अनेक देश आए थे, उनके बड़े जो विशेषज्ञ हैं वो भी आए थे। दूसरे दिन वो कमीशन में मिलने के लिए हमारे पास आए और उन्होंने मुझे तुरंत क्वेश्चन किया कि आपने कल ऐसे कैसे बोला कि स्टेम टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा भारत की महिलाएं पढ़ती है। तो आगे चल के उन्होंने मुझे ये भी प्रश्न किया, पर वर्कफोर्स में तो वो कहाँ है? तो मैंने उनको तो उत्तर दिया कि आज आप वर्कफोर्स की बात कर रहे हैं, पर आपको भी ये पता और मुझे भी ये पक्का पता है कि 4 साल के बाद, आज जो फर्स्ट ईयर में हमारी इंजीनियरिंग करने वाली लड़की है, वो 4 साल के बाद वर्कफोर्स में आने वाली है। 5 साल के बाद वो डॉक्टर बनने वाली है और इसी तरीके से टेक्नोलॉजी में भी वो अच्छे तरीके से आगे बढ़ने वाली है। आप देखिए, अगर हम आज से बात करते हैं तो 4 साल 5 साल के बाद ये पूरा जो आज की जो हमारी संख्या है वो वर्कफोर्स में आने वाली है। आज भारत कितने अच्छे तरीके से प्रगति कर रहा है, बहुत अच्छे तरीके से हम काम कर रहे हैं। महिलाओं के लिए बहुत शानदार अवसर है, हर जगह पे अवसर है, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेके फिनेंशियल इंक्लूजन तक
और इतना ही नहीं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए उनके लिए अवसर है। पर इन अवसरों को लेकर हम आगे बढ़े, हम अच्छा काम करें, पर उसी के साथ साथ हम ये भी देखें कि हम अपने संस्कारों को हम न भूलें। मैंने जैसे पहले ही कहा कि समय समय पे चुनौतियां अलग अलग आती है, समय समय पे अलग अलग तरीके से काम होता है, पर हमारे जो संस्कार है वो संस्कार अबाधित है, उसकी जो वैल्यू है वो हमेशा के लिए कायम है, वो कभी कम नहीं होती है। तो मुझे ये भी लगता है कि आज हम जब विकसित भारत 2047 की बात करते हैं तो हमें ये याद रखना होगा, विकसित भारत केवल गवर्नमेंट का विजन नहीं बन सकता, तो यह पूरे समाज का मिशन बनना होगा। और इसी के साथ साथ इस मिशन की सबसे बड़ी जो शक्ति है वो भारत की मातृ शक्ति है। जब घर में संस्कार हो गए, वैल्यूज हो गए, तो समाज में हार्मनी भी होगी, और समाज में हार्मनी होगी तो राष्ट्र में स्ट्रेंथ होगी, और जब राष्ट्र में स्ट्रेंथ होगी तो भारत केवल विकसित नहीं रहेगा, तो भारत विश्व की दिशा तय करेगा। मुझे ऐसा भी आज लगता है कि मौसी जी का जीवन हमें ये बताता है कि विजन सबसे बड़ा होता है। व्यक्ति तो चली जाती है, लेकिन विचार पीढ़ियों तक मार्गदर्शन करते रहते हैं। यदि कोई पूछे कि मौसी जी की सबसे बड़ी लेगेसी क्या है, तो उत्तर होगा ऑर्गेनाइजेशन, वैल्यूज, नेशन और हम सब महिलाएं, यही उनकी लेगेसी है। इसी को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। और मैं ये भी कहूँगी कि उन्होंने जो 1936 में जो संकल्प लिया था, वो संकल्प था समाज को जगाने का, वो संकल्प था राष्ट्र को एम्पावर करने का। आज 90 साल के बाद हम उसी विजन को एक विराट मूवमेंट के रूप में हम देख रहे हैं। तो आइए हम एक ऐसा भारत बनाएंगे जहाँ पे हम संकल्पित होंगे अपने देश की रक्षा करने के लिए, देश को संस्कारित करने के लिए, और जहाँ हर एक बेटी सेफ हो, जहाँ पे हर एक महिला को सम्मान मिले, जहाँ पे हर एक महिला सशक्त हो। ये करने के लिए हम सभी का योगदान भी उतना ही महत्वपूर्ण है जो अन्य लोगों का है। तो इसीलिए ये हम योगदान देते रहेंगे। जब हमारा ये योगदान समय समय तक मिलता रहेगा, हम हर समय पे वंदनीय मौसी जी को आदरांजलि अर्पित करते होंगे। मुझे लगता है कि इस तरीके से हम बढ़ते हैं तो हमें कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। फिर से मैं उनको अपनी आदरांजलि अर्पित करते हुए अपने वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।